मैं क्राइस्ट कॉलेज छात्र संघ का मैंने चुनाव लड़ा था। वहाँ मैं गलती से चुनाव जीत गया था। मैं 6 रुपए में चुनाव लड़ा था। 1 रुपए उस समय नॉमिनेशन फॉर्म की कीमत होती थी और 5 रुपए नॉमिनेशन फीस होती थी। मैंने नामांकन कराया और मैं चुनाव लड़ गया और चुनाव जीत गया। कानपुर की पॉलिटिक्स में आप क्या चेंज करना चाहेंगे? आमूल चूक परिवर्तन। कोई सड़क बगैर खुदी है, गंदगी भरपूर, बरसात हो जाती है तो हर मोहल्ला तालाब हो जाता है, मिनी तालाब हो जाता है। सड़क पे चलिए, इस कदर जाम है कि आप अगर कहीं आपका 15 मिनट में पहुंचना हो तो कहीं आपको 1.5 घंटा लग जाए पहुंचने में। और नाम इसका स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट का एस भी नहीं है इसमें। आज इंडिया की इकोनॉमी बांग्लादेश से पीछे है। आप देख लीजिए, आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा कहाँ है इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। राहुल जी ने कहा नोटबंदी से देश की इकोनॉमी फर्स्ट हो जाएगी, हो गई। राहुल जी ने कहा कोरोना की सुनामी आने वाली है, आ गई। राहुल जी कह रहे हैं कि हमारी जमीन को चीन कब्जा किए हुए है। आप देख लीजिए, जो वो कह रहे हैं वो हो रहा है। नेताजी ये गाली है आज के ज़माने में। देखिए, पहले जब खादी का कुर्ता पजामा, खद्दर का कुर्ता पजामा पहन के व्यक्ति निकलता था और टोपी लगा के, तो लोग नमस्कार करते थे और प्रणाम करते थे। मंजिलें बहुत सी हारी हमने, कदम हारे नहीं मेरे, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो मंजिल याद करती है। वाह वाह। तो नमस्कार, आज के द प्रीति रंजन पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट हैं आलोक मिश्रा जी, जो कि पॉलिटिक्स में भी बहुत अपना नाम बना चुके हैं। लोकसभा कैंडिडेट हैं, 2 बार विधानसभा का भी चुनाव लड़ा है जिन्होंने। एजुकेशन सेक्टर में भी उनके कई सारे स्कूल की ब्रांचेज हैं, तो आज उनसे हम बात करते हैं। तो आलोक मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे द प्रीति रंजन पॉडकास्ट चैनल में आए, आपका तहे दिल से आभार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आप शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया, मेरा सौभाग्य। मैं आपसे बस आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूंगी कि एजुकेशन लाइन से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की कि पॉलिटिक्स में आप आए, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो आप बताएंगे ब्रीफ में? मैं क्राइस्ट कॉलेज छात्र संघ का मैंने चुनाव लड़ा था। जी। वहाँ मैं गलती से चुनाव जीत गया था। अच्छा। गलती से इसलिए, मैं 6 रुपए में चुनाव लड़ा था। ओह। 1 रुपए उस समय नॉमिनेशन फॉर्म की कीमत होती थी और 5 रुपए नॉमिनेशन फीस होती थी। जी। मैंने नामांकन कराया और मैं चुनाव लड़ गया और चुनाव जीत गया। जी। उस समय से ये क्राइस्ट कॉलेज में बात है सन 82 की है। ओके। और उसके बाद से जो राजनीति के प्रति लगाव शुरू हुआ तो आज तक चला आ रहा है। और तो आपका कहने का मतलब आप राजनीति में बाई चांस आ गए हैं, आपकी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मुझे राजनीति करनी है? मेरी पूरी जिंदगी अनप्लान्ड है। मैंने जो चाहा वो कभी हुआ नहीं, और जो हुआ मैं वो चाहता था, जिससे उससे कहीं ज्यादा अच्छा हुआ तो कोई शिकायत नहीं। तो मेरी पूरी जिंदगी अनप्लान्ड है। प्लानिंग के हिसाब से कुछ होते ही नहीं है। लोग कहते हैं मैंने ऐसे तीर चलाया, मैंने ये किया और फिर मैंने ऐसे प्लानिंग की। तो हो सकता है भाई उनकी प्लानिंग सफल हो, मेरी तो प्लानिंग कभी सफल हुई नहीं। वैसे ज्यादातर लोगों को मानना यही रहता है कि जो हम प्लान करते, जो सोचते, वो नहीं होता है। मैंने कहा ना, जो चाहते थे जी। वो नहीं हुआ, जी। और जो हुआ, जो मैं चाहता था उससे कहीं ज्यादा अच्छा हुआ, तो शिकायत किस बात की। जी बिल्कुल। तो सब अच्छा ही है। तो आपका मतलब मानना ये है कि हम पॉलिटिक्स में बाई चांस आ गए, प्लानिंग नहीं थी, लेकिन हम इसमें खुश हैं आने के बाद में। देखिए, एक चीज होती है नियति। जी। मैं बहुत ईश्वरवादी हूँ। मैं क्राइस्ट में तो इलेक्शन लड़ा ही लड़ा। उसके बाद मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ओके। मैंने टॉप किया था। मेरे नाम से अभी भी हमें पॉलिटिकल साइंस में 72% का रिकॉर्ड है। और आज तक मैं स्टूडेंट था। तो क्राइस्ट कॉलेज एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था। तो मुझे प्रिंसिपल ने कहा, जो उस समय थे, कि तुम यहाँ पढ़ाने लग जाओ। जी। तो मैं 2.5 साल एक एडहॉक लेक्चरर के रूप में मैंने क्राइस्ट कॉलेज में काम किया। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में मैंने पढ़ाया, पॉलिटिकल साइंस में 85 से 87 तक। और मेरी पहली तनख्वाह जीवन की 600 रुपये महीना थी। उस समय एक एडहॉक लेक्चरर को 600 रुपये महीना मिलता था और एक रेगुलर लेक्चरर को 2200 रुपये मिलते थे। ओके। तो उस समय 600 रुपए की भी बहुत वैल्यू होगी। ऐसी कोई खास वैल्यू नहीं थी। 600 रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे, चाहे सन 85 हो 86 हो, तब भी 600 रुपये। हाँ, इतनी कम कीमत नहीं थी जो 600 रुपये की आज है,
ये ज़रूर है, लेकिन 600 रुपये तो उस समय भी 600 रुपये थे जी, और वहाँ से मैंने अपने जीवन की शुरुआत की और मैंने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, ओके, आईएएस का मैंने प्रीलिम क्वालीफाई किया, मेन क्वालीफाई किया, मैं इंटरव्यू तक पहुँचा। जी, लेकिन मेरी नियति में, मेरे प्रारब्ध में मुझे सिविल सर्वेंट ना बन के इस तरह से और समाज की सुना था पॉलिटिशियन समाज कह लीजिए या एजुकेशन के क्षेत्र में जाना था, तो शायद इसीलिए मैं बन नहीं पाया जो मुझे बनना था। वैसे एक क्वेश्चन इसी के बीच में मेरे मन में आ रहा है, क्यों ना आपसे पूछा जाए, क्योंकि लोगों का मानना ये रहता है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पैसा है और आप कम पढ़े लिखे हैं तो आप अपना रुतबा अगर दिखाना चाह रहे हैं लोगों को तो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो, तो ऐसा सही है क्या? अनपढ़ ना मेरे पास पैसा था, मेरी 600 रुपये महीने की पहली तनख्वाह थी, ये मैं अकेला था, मतलब मेरा कोई भाई-बहन नहीं थी। मेरे पिताजी का बहुत अच्छा बिज़नेस था, वो अपनी जगह है। जी, ना पैसा था और ना रुतबा था। रुतबा तो मैंने तो क्राइस्ट कॉलेज की छात्र राजनीति से शुरुआत की, तो रुतबा भी नहीं था। लोगों के अपने-अपने अलग ध्येय होते हैं, लोगों का अपना-अपना अलग सोच, अपनी अलग सोच होती है, उनके अपने अलग मापदंड होते हैं। तो मेरा कोई इस तरह से, मैंने कहा ना, आई एम इन पॉलिटिक्स जस्ट बाय प्रोविडेंस, मतलब मैं कैसे आ गया पॉलिटिक्स में, मैंने आपको बताया। जी, कभी सोचा नहीं था कि मैं, मेरे घर में या मेरे किसी आस-पास के किसी 7 पुश्तों में किसी ने पॉलिटिक्स नहीं की होगी। पॉलिटिक्स पे कैसे आ गया मुझे मालूम नहीं। तो जीवन में जो होता है वो कुछ लगता है ईश्वर की अपनी प्लानिंग है, उस प्लानिंग के हिसाब से। लेकिन इसका ये चीज़ का आपने मुझे आंसर नहीं दिया। जैसे मैंने आपसे एक चीज़ पूछी थी कि लोगों का मानना ये रहता है कि पॉलिटिक्स में अनएजुकेटेड लोग आते हैं, लेकिन आप तो बहुत एजुकेटेड हैं और आपने एजुकेशन सेक्टर को काफ़ी आगे बढ़ाया है, तो ये बात सही है या गलत है? आप बताइए थोड़ा-सा। देखिए, मेरा ये मानना है, हर फील्ड में हर तरह के लोग आते हैं। जी, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पॉलिटिक्स में ही अनएजुकेटेड है। अच्छा, अब वो ज़माना और था, तब हाई स्कूल नहीं मिलते अभी थे। तो एजुकेटेड बहुत लोग आने अब लगे। हाई स्कूल नहीं होता था आदमी, अब तो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तो बहुत आसान चीज़ है। जी, जी। हर बच्चा आपको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मिल जाएगा। तो आज ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की इतनी वैल्यू नहीं है। लोग, आपने क्या स्पेशलाइज़ किया हुआ है, आप किस फ़ील्ड में, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो मेरा ये मानना है कि वो ज़माना गया कि जब अनएजुकेटेड हुआ करते थे। हाँ, अभी भी एक आध विधायक यहाँ पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेना उचित नहीं होगा, जो इंटर पास थे और विधायक बन गए थे और 2-3 बार विधायक बन गए। तो वो किस पार्टी से आप वो कहीं भी पार्टी हो, का नेम तो बता सकते अब हैं? वो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, अब वो कहाँ हैं मुझे मालूम नहीं। लेकिन तो अब, लेकिन लोग आते हैं, पढ़े लिखे ही लोग आते हैं। नहीं, हाँ, अभी तो आज के टाइम पर मैं देख रही हूँ पॉलिटिशियंस बहुत एजुकेटेड आ रहे हैं। मतलब मेरा जो क्वेश्चन था पहले के लोगों का था, अभी तो ख़ैर ज़्यादातर सारे लोग एजुकेटेड ही हैं और आपने तो मैं आपको अब जान के ताज्जुब होगा, मैं थोड़ा-सा अलग इससे बताऊँ। मैंने तो अपने ग्रैंडफ़ादर को नहीं देखा, जी, लेकिन वो 1916 में पोस्ट ग्रेजुएट थे। 1916 में, जब हाई स्कूल नहीं होते थे लोग, तो 1916 उन्होंने ओहो! उन्होंने मेरे पिताजी का नाम विद्याधर रखा, विद्याधर मिश्रा। मतलब वो भी कहीं एजुकेशन से वास्ता था। अब ग्रैंडफ़ादर मेरे पोस्ट ग्रेजुएट 1916 में थे, पिताजी का नाम विद्याधर मिश्रा था और मैं विद्या का काम कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं उनका प्रताप या उनकी शुभकामनाएँ या उनका आशीर्वाद मेरे काम आया जी, और इसलिए मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। वरना हमारी जो वाइफ़ है वो भी एमएससी मैथमेटिक्स से फर्स्ट डिवीज़न है। मेरी बेटी गोल्ड मेडलिस्ट है। मेरी बेटी ने निफ्ट दिल्ली से जी, अ, पास किया है और उसको गोल्ड मेडल उस समय की टेक्सटाइल मिनिस्टर ने दिया था। फिर उसने वहाँ पॉलीमोडा, इटली में, फ्लोरेंस में, वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहाँ उसने टॉप किया। जी। मेरा बेटा, अ, उसने भी अ, अमेरिका से एमबीए किया है, वहाँ उसने टॉप किया है। तो कुछ पढ़ाई-लिखाई से हम लोगों का वास्ता था, तो इसी तरीके से मैं एजुकेशन में आ गया और पढ़ाई-लिखाई में अभी भी कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कॉन्ट्रिब्यूशन देने नहीं, की कोशिश वो में। तो है, कानपुर में आपके काफ़ी सारे स्कूल के ब्रांचेज़ हैं, अब वो तो सभी को पता है।
मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगी, आप लोकसभा कैंडिडेट थे, आपके हिसाब से कानपुर की पॉलिटिक्स में आप क्या चेंज करना चाहेंगे अगर आप जीतते हैं चुनाव 2029 का? तो आमूल चूक परिवर्तन। लाइक देखिए, लाइक क्या, आमूल चूक परिवर्तन माने हर स्फीयर, हर, आप देखिए, आप निकलती हैं, जी कोई सड़क बगैर खुदी है कोई शहर, है ना, गंदगी भरपूर, जी बरसात हो जाती है तो हर मोहल्ला तालाब हो जाता है, मिनी तालाब हो जाता है। गंदगी का तो कोई मापदंड ही नहीं है। सड़क पे चलिए, इस कदर जाम है जी कि आप अगर कहीं आपका 15 मिनट में पहुंचना हो तो कहीं आपको 1.5 घंटा लग जाए पहुंचने में। तो इस शहर में, और नाम इसका स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट का एस भी नहीं है इसमें, जी तो इस शहर को आमूल चूक परिवर्तन की जरूरत है। ओवरऑल टोटल ट्रांजिशन जिसको आप कहते हैं, इस शहर को पूरा बदलाव, और इसके लिए बहुत तगड़ी इच्छा शक्ति की जरूरत है। जी सिर्फ भाषणवीर या बयानवीर या कुछ भी कह देना और फिर हो क्या। मतलब बोलकर उसको करके दिखाने वाला होना चाहिए। जी, लेकिन अपोजिशन पार्टी वाले, अभी जो सत्ता में पार्टी है, उनका तो मानना ये कि अपोजिशन वाले सिर्फ रिएक्ट करते हैं, धरातल पर वो कुछ भी करके नहीं दिखाने वाले हैं, ना कुछ करके दिखाते हैं। अपोजिशन वाले क्या कर सकते हैं? अपोजिशन वाले आवाज ही तो उठा सकते हैं, उनके पास सत्ता तो है नहीं, जी कोई सरकार तो है नहीं। आप यही तो कह सकते हैं ये गलत है, इसको ठीक करो, जी तो इसमें क्या गलत है? और अपोजिशन का काम ही है, आप नाम ही आपने उसको विरोध पक्ष दिया है, ऑपोजिशन दिया है। ऑपोजिशन का मतलब है जो काम गलत हो रहा है उसको अपोज करो, जी तो ये तो कर्तव्य है ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। अपोजिशन वाले ये अभी जो सत्ता में पार्टी, वो ये बोलते हैं जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने कितने काम किए। एक बात बताइए, जी उन्होंने कितने काम किए? जी आप यहाँ पर डेवलपमेंट की नई मिसाल, श्री प्रकाश जी यहाँ पर थे, कितने पुल, कितनी गाड़ी, कितना सब कुछ डेवलपमेंट हुआ। आप ये बताइए, सबसे 2014 से भारतीय जनता पार्टी आई है तो नेहरू जी, इंदिरा जी और कांग्रेस को कोसने के अलावा क्या काम हुआ है? तो आप कोसने से, देखिए आपका काम है करना, आपको सत्ता मिली, आप करके दिखाइए। आप करके कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं, आप कहते हैं उन्होंने क्या किया। भाई, आई जब आजादी मिली थी तो सुई भी नहीं बनती थी यहाँ पर। जी उस समय में एम्स लाना, आईआईटी लाना, इतने सारे आईआईटी, इतना डेवलपमेंट, इतने कल कारखाने। आपसे मैं पूछता हूं, जी एक बात बताइए, एक बच्चा है, उसको माँ बाप ने कुछ नहीं दिया होता है जी और वो बहुत तरक्की करके गाड़ी लेता है, फैक्ट्री बनाता है, घर बनाता है, बहुत तरक्की करता है, जी तो आप क्या कहते हैं? बहुत लायक बेटा है। बिल्कुल ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनको पुश्तैनी बहुत दौलत थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आज उन्होंने गाड़ी बेची तो फिर कुछ खर्चा चला, फिर उन्होंने जमीन बेची फिर खर्चा चला, फैक्ट्री बेची फिर खर्चा चला। तो आप कहेंगे देखो इतना सब कुछ मिला हुआ तो बड़ा नालायक बेटा, उसको नालायक कहेंगे। जी बिल्कुल तो जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया था उसको जो बेच बेच के काम चला रहे हैं, वो लायक है कि नालायक है, फैसला आप पर छोड़ता हूं। आप फैसला फैसला आप पर है कि लायक कौन है, नालायक कौन है। बनाने वाला, भाई, हम तो आपको देखते, आपको हर जगह इसके उदाहरण मिल जाएंगे। जी मतलब ऐसे बोलते हैं कि बीजेपी वाले बोलते हैं कि जो हमारे ओपोजिशन पार्टी के लोग हैं, कुछ रूल्स नहीं है, कुछ उनके पास टीम नहीं है, कुछ वर्क प्रॉपरली नहीं करते हैं, वो सिर्फ लोगों के सामने रैलियां निकालना, बातें करना, बस यही काम रहता है। उनके कुछ करके नहीं दिखा रहे वो जनता के लिए, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अरे भाई, हमने आपसे कहा ना आपके पास सत्ता नहीं है, जो जिसके पास सत्ता वो करे। जैसे आपके टीम के जो हेड है राहुल गांधी जी, तो राहुल गांधी जी को लेकर बोलने लगते हैं लोग कि वो बोलते कुछ हैं, मुंह से कुछ और निकलता है, करके कुछ और दिखाते। ये सही बात है या गलत, आप बताएं प्लीज मुझे। आप बताइए ना, आपने भी तो देखा होगा, आलू से सोना निकाल, हाँ, वो आलू से सोना निकालते हैं। वो
आप देखिए जाकर, वो स्टेटमेंट है मोदी जी का जो काट के राहुल जी पे चस्पा किया गया है, वो मोदी जी का स्टेटमेंट है, आप देखिए। तो ये राहुल जी, अभी मेरी अरे सुनिए, पहले सुनिए ना, आप प्रश्न किया, जवाब सुनिए। देखिए, राहुल जी ने 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की जी। राहुल जी ने जो कहा वो हुआ। राहुल जी ने कहा नोटबंदी से देश की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, हो गई। राहुल जी ने कहा कोरोना की सुनामी आने वाली है, आ गई। राहुल जी कह रहे हैं कि हमारी जमीन को चीन कब्जा किए हुए है, आप देख लीजिए। जो जो वो कह रहे हैं वो हो रहा है। अब आप किसी को खामखा में, आप अच्छा, आपके पास कुछ कहने को नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप किसी को कुछ नहीं कह सकते, आप लोग कुछ नहीं कह रहे उसके खिलाफ नहीं, अरे बेवकूफ है। अब इसका कोई इलाज है? आप बेवकूफ को तो किसी को भी कह सकते हो जी। फिर मनमोहन सिंह जी, राहुल जी जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे जी। देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते थे वो। उन्होंने जितना डेवलपमेंट इंडिया का किया, और जब वो 1991 में थे, फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल जीरो पे थी, उन्होंने फिर देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया। आप बताइए, मनरेगा का विरोध भाजपा ने किया, फिर वही मनरेगा करने लगी, अब उसको नाम बदल दिया। आधार का विरोध बीजेपी ने किया, अब वही आधार। जो जो काम कांग्रेस ने किया, कांग्रेस की जो नीतियां थी उनके अलावा क्या काम किया है आज तक, उन्हीं नीतियों पे चलकर और तो उसका नाम बदल कि कांग्रेस ने क्या क्या काम किया, क्योंकि यहाँ पर तो बीजेपी का पूरा झंडा गड़ा हुआ है। और कहाँ झंडा गड़ा हुआ? हर जगह। कहाँ झंडा बना हुआ? कहाँ झंडा गड़ा हुआ है? अभी बीजेपी पूरा राज है, बीजेपी के लोग चारों तरफ कह रहे। कहाँ राज है? 4,22,000 वोट क्या हवा में मिले थे क्या? बेईमानी से मिले थे 4,22,000 वोट? आप लोग जैसे वोट चोर बोलने लगते हैं तो क्यों बोलते हैं? जब जीत नहीं पाते तो कुछ भी एलिगेशन लगाना। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी ने तो प्रूफ दिया, आप उस प्रूफ को देखिए। जैसे अभी बिहार में प्रचंड जीत हुई। अब आप बोलने देती नहीं है, या तो आप बोल लीजिए या मैं बोल दूं। आप बोलिए। नहीं तो आप मैं बोलना शुरू करता हूँ, उसके पहले आप प्रचंड जीत और फलाना जीत और ढिकाना जीत शुरू हो जाती है आपकी। चलिए आप बोलिए। नहीं, प्रश्न आपका है, जवाब सुनिए जी। जवाब सीधा है जी, बताइए। मैंने आपको बताया, जो भी कांग्रेस की नीतियां थी उनको कुछ भी नहीं बदला, बस उनके नाम बदले हैं। नाम बदलने से थोड़ी काम, हम आज आपका नाम प्रीति है, कल हम आपका नाम राधा रख दें तो क्या आप बदल जाएंगे? तो ये यही काम कर रहे हैं, प्रीति को राधा बना के कह रहे हैं हमने नया, बिल्कुल नया प्रस्तुत कर दिया। इसलिए, और 2024 के चुनाव में लोकसभा के 40 सीटें कम हुई हैं बीजेपी की। अगर भारतीय जनता पार्टी में है पूरा देश, तो कैसे हो गई 40 सीटें? और थोड़ी सी और कम हो जाती तो सरकार ना बनती। बहुत सी सीटें ऐसी हैं जी जिनमें अभी भी आरोप और प्रत्यारोप का वो चल रहा है। आप कह रहे हैं बीजेपी उरूज पे, मैं कह रहा हूं बीजेपी डिक्लाइन पे है। 4,22,000 वोट मुझे मिला जी, जो सन 47 से आज तक कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला था। सी प्रकाश जी जब पिछली बार चुनाव लड़े थे 2019 में, तो 3,11,000 वोट पाए थे जी। पहली बार वो सांसद बने थे 2,56,000 वोट पे। आप कह रहे, मेरा ये मानना है कि बीजेपी उतार पर है, और क्यों नहीं उतार पर हो, कौन सा वर्ग खुश है उनसे आज? मेरा ये मानना है हर वर्ग परेशान है, इकोनॉमी ध्वस्त है, लोगों के पास काम करने के लिए पैसा नहीं है। आप भी काम करती हैं, ये लोग भी बैठे हैं, काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आपको अच्छा मालूम है कि मार्केट में पैसा है कि नहीं है। आज आदमी के पास स्पेंडिंग पावर खत्म हो चुकी है। तो अभी फिर वही बात है, उस समय नहीं समझ में आया, वो कहा कोरोना की सुनामी आई है, तो वो बिगुल बज रहा है, घंटा बज रहा है, थाली बज रही है, प्लेट बज रही है, तवा बज रहा है, तो कोरोना उससे गया तो नहीं, सुनामी आ गई। ऐसे ही जब कहा जा रहा है इकोनॉमी खराब है, तो एक दिन जो बबल बस्ट होगा तो समझ में आएगा कि कहाँ हम आके खड़े हो गए जी। एक अच्छा, आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, अगर आप जीतते हैं चुनाव
तो 100 दिन में आप कानपुर में ऐसी क्या जो चीजें हैं, 3 बातें जो मेन कानपुर में आपको चेंज करनी पड़े, तो वो क्या करेंगे आप चेंज? सबसे पहले तो ये जो खुदाई है, अभी मेट्रो के नीचे सड़क नई नहीं बनी थी, टनाटन सड़क बनी थी, मुश्किल से 3 महीने हुए फिर खुद गई। तो ये भाई क्यों नहीं कोऑर्डिनेशन होता है, चाहे जल विभाग हो, चाहे टेलीफोन विभाग हो, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे सफाई विभाग हो, ये सब एक साथ कोऑर्डिनेट करके सड़क बनने के पहले सब अपना काम कर दें। एक बार सड़क बन जाए तो ये क्या क्यों सड़क बार बार, कभी टेलीफोन वाले खोद के चले जाते हैं, बनी खोद के चले गए। तो सबसे पहले तो ये जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही है पूरे कानपुर में, ये बंद हो। जी दूसरी चीज ये है कि ट्रैफिक नियंत्रित हो, संतुलित हो। जी। तीसरी चीज ये है, तो ट्रैफिक नियंत्रित करने के लिए आप क्या अपनाएंगे, क्या करेंगे आप? देखिए बहुत लंबा प्रोसेस है ये, आप हमसे कम से कम इसमें आपको 7 दिन बैठना पड़ेगा। ये सब 5 मिनट, आप 2 मिनट में थोड़ी सी बात 10 मिनट में नहीं बताई जा सकती। थोड़ा सा आप अभी कहे पूरी रामायण जो है एक सेंटेंस में कह दीजिए तो कहाँ कही जा सकती है। आप हमसे कह रहे हैं कि अब इतनी लंबी बात आप बस 2 मिनट में बता दीजिए, तो ये संभव नहीं है। जैसे इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। जी उस प्लानिंग के साथ कहाँ से शुरुआत हो, क्या इसके लिए जरूरतें हैं, कैसे इनको इन्फोर्स किया जाए, क्या तरीके होंगे, जी। उसके अपने। तो नंबर तीसरा आपका क्या रहेगा कानपुर में जो आपको चेंज करना होगा? तीसरी चीज यहाँ पर है, यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है जी उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ओके, तो आपके हिसाब से ट्रैफिक, सफाई एंड खुदाई, 3 चीजों को कंट्रोल करेंगे आप? हड़प्पा मोहनजोदड़ो नहीं बनने देंगे। ये आपके हिसाब से कानपुर में एजुकेटेड लोग हैं, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा देखिए जो एजुकेशन का लेवल कानपुर में है वही एजुकेशन लेवल आगरा में है, यूपी के हर शहर में है। जी आपको यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि ये चिड़ियाघर या अजायब घर है कि यहाँ अजीब गरीब लोग मिलते हैं। सब एक लेवल के लोग मिलते हैं। यहाँ पढ़े लिखे भी हैं, नासमझ भी हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी हैं। ठीक है, ये तो समाज की संरचना ही ऐसे हुई है। सपोज दैट अगर अपोजिशन पार्टी वाले आपको ऑफर देते कि भाई आप बीजेपी में आ जाइए, आपकी सत्ता खत्म हो गई, तो आप क्या ज्वाइन करना पसंद करेंगे बीजेपी को? अगर मैं आपसे कहूँ आप अपने पिता का नाम बदल दें, आप बदलेंगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर जवाब मिल गया आपको। लेकिन कई और लोग जैसे जाते हैं छोड़ के। जो चाहते हैं उनसे पूछिए ना, वो अपने माँ बाप बदलते हैं तो बदला करें, हम तो अपने माँ बाप नहीं बदलते। वेरी नाइस। वो माँ बाप बदले अपना। है। और दूसरा ये है कि देखिए ऐसा है, तो मतलब आप अपने आप सुनती नहीं है। प्रॉब्लम आपकी ये पॉडकास्ट में आप सुनती नहीं है। आप या तो मैं आपका इंटरव्यू ले लूं, आप बोल दीजिए आज पहले, या तो फिर आप दूसरे की सुनिए। अगर जिसका आपकी सुनते हैं, चेक। आप बात कंप्लीट होने दीजिए। जी बताइए। मैंने कहा ना, जो लोग माँ बाप बदलते हैं उनके विषय में मुझे नहीं कहना। वो अपना नाम बदले, अपने माँ बाप का बदले, अपनी विरासत बदले। देखिए बहुत से लोग स्वार्थी हैं। जी आपका स्वार्थ इसमें नहीं पूरा हो रहा है, हम उस जगह चले गए। उनको क्या कहते हैं, हॉपिंग बर्ड्स। तो पॉलिटिक्स में हॉपिंग बर्ड्स की कमी नहीं है। जी मैं जहां पर हूं वहीं पर हूं, वहीं पर रहना पसंद करूंगा। और जो लोग गए हैं छोड़कर, जी उनके जरा हालात देख लीजिए। या ओके। जो जो जिस पार्टी में थे तो वहां तो कुछ रिस्पेक्ट भी थी, अब तो वो 10वीं पंक्ति में भी नजर नहीं आते। तो जाने वाले, आप अपने स्वार्थ में गए हैं, आपकी चॉइस है, आप जब चाहे तब चले जाइए। लेकिन मेरा ये मानना होता है कि जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया, जी बिल्कुल। जिस पार्टी ने आपको एक ओहदा दिलाया, जिस पार्टी ने आपको एक लेवल तक ऊंचा पहुंचाया, उसने आपकी एक तरीके से परवरिश की है। जो माँ बाप करते हैं वो परवरिश की है। उसके साथ दगाबाजी अच्छी बात नहीं है। और दगाबाजी तो किसी के साथ भी अच्छी बात नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो दगाबाजी, जो दगाबाज हैं उनको उनकी दगाबाजी मुबारक, हमें हमारी ईमानदारी कबूल। आपके हिसाब से इंडिया का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होना चाहिए और क्यों? देखिए एस्ट्रोलॉजी मुझे आती नहीं, जी हाथ में देख नहीं पाता। ये तो भविष्य की बात है। भविष्य में देश की जनता तय करेगी किसको प्रधानमंत्री होना है, किसको नहीं होना है।
और मैं उस लेवल पे भी नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ, मेरा ना वो लेवल है। मैं एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे ज़मीन पे रहने दीजिए। प्रधानमंत्री देश की जनता बनाती है, जी। वो बनाई है। तो आपके हिसाब से जनता का रुझान किस तरफ है? जनता का रुझान किसको सीधे बनाने की तरफ है? जी। फिर वो जनता का रुझान किस तरफ है ये मैं नहीं बता सकता। किसको बनाएगी ये नहीं बता सकता। अब भले जनता किसी को बनाना चाहे, वो खुद ना बनना चाहे तो आप क्या करेंगे? प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है, हाँ, लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ है, ऑपोजिशन की तरफ है, इंडिया अलायंस की तरफ है। लोग ऊब चुके हैं अब भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। तो बहुत तो हो गया, आप कुछ करने वाले भी देख लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि ये भविष्य की चीज़ है। कौन बनाएगा, किसे बनाएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। इस पर हम कोई ये इसमें आप किसी अच्छे पंडित से मिलिए, वो बताएगा कि कौन बन सकता है। अच्छा, ठीक। अच्छा, आपके हिसाब से बीजेपी में कौन-सा ऐसा पॉलिटिशियन है, कौन-सा ऐसा लीडर है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिनकी आप रिस्पेक्ट करते हैं? मैं बीजेपी नहीं, मैं हर पार्टी में अच्छे काम करने वाले की रिस्पेक्ट करता हूँ। कौन नहीं, तमाम है, हर पार्टी में है। एक आध का नाम लेना। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता यहाँ। अच्छा। अच्छा, यूजीसी पर आप थोड़ा-सा बोलना चाहेंगे? यूजीसी जो बिल अभी आया है तो आज इसको स्टे तो कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। जी, तो उसके बारे में अब क्या करें, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो मैं क्या बोलूँ उसमें? वो जो रूल आया था वो सही। मैं कुछ कह ही नहीं सकता, जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला है मैं कुछ नहीं कह सकता उस पे। जी, तो आप उसके बारे में कुछ नहीं बताएँगे? सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आप क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कराना चाहती हैं? आप भी मत बोलिए उस पे ज़्यादा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहुँच गया है, उन्होंने उसको स्टे भी कर दिया है, तो बस इतना ही मेरी जानकारी है। इसके अलावा अभी चूँकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है, उस पर कमेंट करना अभी उचित नहीं है। जैसे कानपुर इंडस्ट्रियल सिटी है, तो इसकी इकोनॉमी को अगर आप रिवाइव करना चाह रहे हैं या ग्रोथ करना चाह रहे हैं, तो आपके हिसाब से कैसे क्या हो सकता है ये इसकी? देखिए, कानपुर अब इंडस्ट्रियल टाउन नहीं रहा, सबसे बड़ी बात ये है। एक समय में कानपुर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता था। जी। ब्रिटिश साम्राज्य में मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक पैमाना था और कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहते हैं। तो यहाँ से सब उद्योग जा रहे हैं, अब उद्योग बचा कहाँ है? जी। जितने बड़े उद्योग थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, या तो सब पलायन कर रहे हैं, या तो नोएडा वगैरह जा रहे हैं, जी। या बाहर जा रहे हैं। और उसके लिए हमारी सरकार की पॉलिसीज जिम्मेदार है। जब तक ऐसी पॉलिसीज नहीं बनेंगी जो इंडस्ट्रियलिस्ट के पक्ष में हो, भाई इंडस्ट्री यहाँ क्यों लगाएगा? उसको यहाँ पर सबसे पहले कुछ करों में छूट मिले, कुछ ऐसा मालूम पड़े कि उसके पास कुछ इस तरह के संसाधन मिलें, जी। यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा हो जो इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री के लिए कंड्यूसिव हो। तो ऐसा एटमॉस्फेयर जब तक क्रिएट नहीं किया जाएगा तब तक इंडस्ट्री यहाँ से नहीं लगेगी। तो आपके हिसाब से बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह सब आउट ऑफ कानपुर सेटल हो रहे हैं? जी, बहुत से यहाँ से गए हैं और इंडस्ट्रीज का पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। कानपुर की जो ग्रोथ थम सी गई है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का यहाँ से पलायन। जी। अच्छा, लोगों का ये भी मानना है कि हमारा जो इंडिया है ना, तो वर्ल्ड लेवल पर तो इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, बट मिडिल क्लास और बिजनेसमैन जो लोग हैं, स्मॉल बिजनेस कर रहे हैं, उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर है। ऐसा सही है या गलत है? पहली बात तो इंडिया कहाँ पड़ रहा है मुझे मालूम नहीं। आज इंडिया की इकोनॉमी बांग्लादेश से पीछे है। आप देख लीजिए, आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा कहाँ है इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ये मिथ्या, देखिए, एक मार्केटिंग चलती है। मार्केटिंग में एक हुनर होता है, सपने दिखाते हैं। जब तक आप सपने नहीं दिखाएंगे तब तक आपकी चीज नहीं बिकेगी। तो सपने दिखाकर लोगों को बेवकूफ बनाना मार्केटिंग होती है। जी। अब मार्केटिंग से यह है कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है। आप डॉलर 80 रुपए
60 रुपए था जब कांग्रेस सरकार थी, हजम नहीं था, तरह तरह की बातें हो रही थी। आज 90 के ऊपर चला गया। आज हमारे पड़ोसी मुल्क से रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आज हमारी इकॉनमी बांग्लादेश से पीछे है। जी आज हमारे टर्म्स अमेरिका से, चाइना से सबसे खराब हो चुके हैं। जी तो ये देश की सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, जी और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पॉलिसीज़ और पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको सोचना पड़ेगा कि हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं। जी जैसे कि आप एजुकेशन सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, तो आपके हिसाब से एजुकेशन में क्या चेंजेस होने चाहिए कानपुर के एजुकेशन एक चीज़ शायद आपने और पूछी थी कि मिडिल जी क्लास पे प्रेशर बहुत है। आप देखिए, आज मार्केट में पैसा नहीं है, दुकानदार के पास काम नहीं है, जी ऑनलाइन शॉपिंग मारे डाल रही है लोकल दुकानदार को, ऊपर से ब्लिंकिट और ज़ोमैटो मारे डाल रहा है छोटे-छोटे पसारियों को। जी जो पसारी की छोटी दुकान थी, आदमी जाता था वहाँ से लेकर आता था, अब जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ब्लिंकिट आ गया सामान। जी तो इस तरह से आप देखिए, आप जब छोटे-छोटे दुकानदार मर रहे हैं, तो मिडिल क्लास कैसे सर्वाइव करेगा? ऑनलाइन शॉपिंग में जो कपड़े का काम कर रहा है, वो जूता मँगा ले रहा है ऑनलाइन से अपने घर में। जो चमड़े का काम कर रहा है, वो कपड़े और चीज़ें मँगा ले रहा है। तो धीरे-धीरे ये जो दुकानें हैं, आप देखिए, आप किसी समय में नवीन मार्केट आप जाते थे। जी कितनी रौनक होती थी नवीन मार्केट में और पीटीएन मार्केट में, अब वो रौनक नहीं है। तो मेरा ये मानना है, मिडिल क्लास पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, और मिडिल क्लास दोनों तरफ से दब रहा है। एक तरफ तो उसे अपनी सफ़ेद पोशी भी दिखानी है, और दूसरी तरफ से अंदर से वो खोखला हो रहा है, तो उसको ये भी बचाना है। जी तो बहुत तो दिक्कत अगर में इसको आपको इम्प्रूव करने का अगर आपको मौका मिले तो आप मैं कैसे कर सकते मैं मिडिल क्लास को कहाँ से इम्प्रूव कर दूंगा? ये तो इंडिया की पॉलिसी जब बनेगी तो तब। पॉलिसी में क्या चेंज करना चाहेंगे आप? पॉलिसी में चेंज क्या करना चाहेंगे, ये तो पॉलिसी मेकर्स बताएंगे ना। मैं यहाँ से बैठ के इंडियन मिडिल क्लास के लिए, मैं इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, नहीं मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ नहीं हूँ, ना मैं हार्वर्ड का पढ़ा हुआ हूँ कि मैं इंडियन इकोनॉमी को यहाँ बैठे नहीं नहीं बैठे। इकोनॉमी को नहीं, जैसे कि आप मिडिल क्लास लोगों से मिलना जुलना आपका रहता है, जैसे आपने बोला कि मैं राजनीतिक कार्य करता हूँ, मैंने अभी बोला नहीं, वैसे मैं करता हूँ, मैंने बोला नहीं। मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, जो भी आपने बोला हो। तो आप नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से मिलते रहते, मिडिल क्लास बिजनेसमैन से मिलते रहते, तो उनके ओपिनियंस आपके पास में आते होंगे। तो आप उन सब के विचार और ओपिनियंस के थ्रू क्या मतलब चेंज करना चाहेंगे? सरकार तक गुहार लगाने का हम सबकी जिम्मेदारी है। हम आप सरकार की गुहार लगा रहे हैं कि मिडिल क्लास की दर्द को समझिए, ऐसी पॉलिसीज बनाइए जिससे कि मिडिल क्लास सर्वाइव करे। अब वो क्या पॉलिसी किसके लिए, इतना बड़ा मैं नजूमी हूँ, ना मुझे हर क्षेत्र की इतनी नॉलेज है कि मैं मिडिल क्लास में पसारी का अलग होगा, मिडिल क्लास में जो सोने का काम करता है उसका अलग होगा, जो प्लास्टिक का काम करता है उसका अलग होगा, जो कपड़े का काम करता है उसका अलग पॉलिसी होगी। तो हर एक के लिए अलग पॉलिसी, मैं इतना बड़ा थोड़ी हार्वर्ड का इकोनॉमिस्ट हूँ कि मैं सबके लिए एक साथ बना के दे दूं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि गवर्नमेंट को पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जिससे मिडिल क्लास फ्लरिश करे, सर्वाइव करे, और मिडिल क्लास जब सर्वाइव करेगा, फ्लरिश करेगा, तभी भारतवर्ष मजबूत होगा। जी, बिल्कुल। तो मतलब जैसे कि अभी ऑनलाइन जो शॉपिंग वगैरह ऐप्स वगैरह आने लगे, तो ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मिडिल मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा बेकार हैं, इनको बंद होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, बिल्कुल, ऑनलाइन मार्केट की रौनक तभी लौटेगी जब ऑनलाइन शॉपिंग। तो आपने कभी नहीं की ऑनलाइन शॉपिंग? मैं फ़ोन चलाना इतना ही जानता हूँ, फ़ोन कर लूँ और फ़ोन रिसीव। चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं किया होगा बट आपकी फैमिली में आपके अब फैमिली का तो इतना ज्ञान, मेरे एब्सेंस में अगर कोई कुछ कर रहा है तो मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने नहीं। ठीक है, आप खिलाफ हैं उसके बिल्कुल। मैं ऑनलाइन के इसलिए खिलाफ हूँ, लेकिन एक ऑनलाइन का भी एक प्रॉब्लम है। जी, अब ऑन प्रॉब्लम क्या है कि ये जूता मार्केट में आप लेने जाइए 15,000 का मिल रहा है, ऑनलाइन पे देखिए तो वही 13,000 का मिला जा रहा है या 12,000 का मिला जा रहा है। जी। तो लोग उस लालच पे फंस के खरीद लेते हैं। जी, और एक बेनिफिट शायद ये भी रहता है, जनता का ऐसा मानना है कि आप एक बार किसी ऐप को खोलो, तो आप किसी एक चीज़ को ढूँढने जा रहे हो, तो एक शॉप से दूसरी शॉप, तीसरी शॉप, पूरा दिन निकल जाता है और आप स्क्रॉल करते-करते हज़ारों चीज़ें सिमिलर देख लेते हैं, वही एक प्रोडक्ट की पिक्चर। लगता है आप बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं, तभी आपको ये सब मालूम है। कोशिश हमें तो नहीं मालूम। लोगों से ऐसे मिलना रहता है, तो नहीं, मिलने से ये नहीं पता चला, ये जो स्क्रॉल है ये सब आप खुद करती हैं। लोगों के थ्रू पता चलता है, ये ऐसे शॉपिंग होती है। ये नहीं, मैं हमें तो नहीं पता चला कि मैं शॉपिंग को सपोर्ट तो नहीं कर रही हूँ, हाँ, बिल्कुल भी, लेकिन ऐसा मानना है लोगों का।
मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, मुझे किसी ने नहीं बताया। आपको इतनी नॉलेज इसीलिए है क्योंकि आप खुद करती हैं। हाँ, क्योंकि मेरा महिलाओं से ज़्यादा टच है और महिलाएँ शॉपिंग की बहुत शौकीन होती हैं, तो मुझे आप खुद नहीं? भी शौकीन हूँ, बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है बीइंग अ वर्किंग लेडी बीइंग अ मदर तो मुझे थोड़ा-सा चीज़ों को बैलेंस भी करना पड़ता है, तो शॉपिंग करती हूँ, ओवर शॉपिंग नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे साथ ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब ओवर शॉपिंग नहीं है। ओवर शॉपिंग हो जाती है। लोगों को क्या लगता है कि हम घर बैठे-बैठे हमें जाना, पेट्रोल बच गया, ये बच गया, तो वहाँ की बैलेंस शीट इधर कर लेते हैं। आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन शॉपिंग। जी, थैंक यू। एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहेंगे, अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर मिनिस्टर होते तो आप स्कूल, कॉलेज में सबसे पहला ऐसी क्या चीज़ को चेंज करना चाहते हैं, अगर आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए? देखिए, मैं किसी भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब नहीं देता। जी, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन अगर मैं होता, अगर मैं देश का राजा होता, अरे! जब होंगे तब देखा जाएगा ना। आपने तो अभी चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, आप एजुकेशन मिनिस्टर मुझे बनाए दे रही हैं। जब आएगी वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। ओके। अच्छा, गव आप जैसे कि आप एजुकेशन सेक्टर से रिलेट करते हैं और आपने कानपुर को काफ़ी अच्छा एजुकेशन काफ़ी स्कूल्स वगैरह आपके चल रहे हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी कि गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस जो कॉन्वेंट स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें क्या अंतर है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं वो गवर्नमेंट स्कूल पिछड़ते जा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? गवर्नमेंट स्कूल पिछड़ते जा रहे हैं, उसका रीज़न सिर्फ गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है या लोगों को पढ़ाने का, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत सारे रूल्स बनाती है और टीचर्स को। फिर आप बोल रही हैं। आप सुनिए ना पूरी बात जी, कैसे। जी, भाई गवर्नमेंट इसलिए है, गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बनाती है? स्कूल अगर बेहतरीन स्कूल बनाए, जी, जो प्राइवेट स्कूल से अच्छा हो, वहाँ बेहतरीन टीचर हों, जो प्राइवेट स्कूल से अच्छे हों, तो आदमी क्यों भेजेगा प्राइवेट स्कूल में, जी, कम फीस में? देखिए, बीएसएनएल को बंद कर दिया, जियो के चक्कर में। जी, स्पीड पोस्ट बंद हो गई, कोरियर के चक्कर में। जितनी गवर्नमेंट की चीज़ें क्यों बंद हो रही हैं? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से। गवर्नमेंट एक ऐसा अगर एक आइडियल स्कूल गवर्नमेंट को क्या चाहिए? एक आइडियल स्कूल बनाए, अच्छा से अच्छा स्कूल हो, अच्छे से अच्छे मास्टर हो, तनख्वाह वो अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट स्कूल में देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो पढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में तो ये भी होता है कि वो पढ़ाने नहीं जाते, उनकी जगह कोई वो सबलेट कर देते हैं जी, कि तुम मेरी जगह पढ़ाया हो जाकर। तो ऐसे कैसे गवर्नमेंट स्कूल चलेंगे? गवर्नमेंट स्कूल चलाने के लिए एक विल पावर चाहिए। जी, नहीं चला सकते तो मेरा मेरा एक सजेशन है, मालूम नहीं कितना सही है, जी, कितना गलत है। जितने यहाँ पर स्कूल गवर्नमेंट की कितनी बड़ी जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज देखा है आपने? जी, नहीं देखा? देखा है, इधर ही है। कहाँ है? सर्वोदय नगर में ही है। नहीं, आपने परेड पे वहाँ पर है, लाल इमली के सामने जीआईसी का बहुत बड़ा ग्राउंड है। बहुत अच्छी बिल्डिंग थी, वो तहस-नहस हो गई। प्लेग्राउंड भी बिल्कुल तहस-नहस हो गया। अरे भई, आप नहीं चला सकते हो, तो आप प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेट कर लेते। आप कहते आधा बच्चा आप हमारा पढ़ाओगे, आधा बच्चा आप अपना पढ़ाओगे वेरी नाइस, ये और आप इस स्कूल को मेंटेन करके दो। आपके पास कोई आगे दूरदृष्टि है ही नहीं। जी, तो गवर्नमेंट की हर स्कीम फेल होने के लिए गवर्नमेंट ही ज़िम्मेदार है, कोई और ज़िम्मेदार नहीं है। जी। जैसे कि अब एक क्वेश्चन और ऐसे आ रहा कि आप जब शायद कांग्रेस की सरकार थी, तो तब ऐसा था क्या जो आप बता रहे हैं? तब गवर्नमेंट स्कूल अच्छे थे? अब आप तो गवर्नमेंट स्कूल बंद किए जा रहे हैं। आप देखिए योगी जी ने एक नया वो कानून किया है कि वो जितने गाँव में स्कूल हैं, वो सब बंद कर दिए जाएँगे। जी, तो अब आप एक तरफ अब जब आप ये कह देंगे कि ये बंद हो जाएँगे, तो वहाँ कौन पढ़ने जाएगा आप बताइए? जी, कांग्रेस के समय में आईआईटी किसकी देन है? एम्स किसकी देन है? जी, सेंट्रल स्कूल किसकी देन है? नवयुग विद्यालय किसकी देन है? सेंट्रल स्कूल देखिए कांग्रेस के समय में शुरू हुए थे, आज देखिए सेंट्रल स्कूल में एडमिशन की मारामारी है। क्यों नहीं गवर्नमेंट स्कूल सेंट्रल स्कूल की तरह बना दिए जाते हैं? जी, अगर सेंट्रल स्कूल चल सकते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल क्यों नहीं चल सकते? बिल्कुल। अच्छा, ये एजुकेशन सेक्टर की तो बहुत बात कर ली है। अब थोड़ा-सा लोगों के क्या रहता नेताजी को लेकर के विचार, तो वो मैं बोलना देखिए, चाहूँगी। देखिए, देखिए, एक तो नेताजी ये गाली है आज के ज़माने में। ये तो रिस्पेक्ट हम कर। नहीं, 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 नहीं। अच्छा, देखिए पहले
जब खादी का कुर्ता पजामा, खद्दर का कुर्ता पजामा पहन के व्यक्ति निकलता था और टोपी लगा के, तो लोग नमस्कार करते थे और प्रणाम करते थे और लोग बड़े आदर भाव से थे। जी। ये जो नेताजी कहना आप लोगों ने शुरू कर दिया ना, उससे ऐसा मुझे लगता है, मैं दूसरों को नहीं जानता, मुझे कोई नेताजी कहता लगता है मुझे गाली दे दी। तो आपके हिसाब से इसके बदले में कौन सा वर्ड बोलना चाहिए, वो भी बताइए। समाज सेवी कहिए, समाज सेवी। आप समाज का, और उनसे समाज का काम लीजिए। जी। ये नेताजी क्या होता है? नेताजी एक पॉलिटिक्स का टैग लग जाता, समाज सेवी जो पॉलिटिक्स में नहीं जुड़े उनको भी समाज सेवी बोलते, तो एक डिफरेंट नेम देने के लिए नेताजी बोला गया, इसलिए मेरा मानना ये ऐसा है। मेरे लिए गाली, आप बताइए। मेरे लिए गाली है, हाँ, अपने अपने तो इसलिए मैंने नेताजी पे ही रोक दिया। अब आगे पूछिए। अपने अपने विचार होते हैं, तो लोगों का ऐसा मानना होता है कि जब इलेक्शंस होते हैं तब जैसे कि हमें नेताजी सिखाया है, आपके हिसाब से समाज सेवी आते हैं और वोट मांगते हैं हाथ जोड़कर, और उसके बाद में जीतने के बाद में गायब हो जाती है, ये बात सच है या गलत है? तो बिल्कुल सच है, आप देख लीजिए 14 साल से यही हो रहा है। जो वोट मांग के चले गए वो कहाँ कुछ काम करा रहे हैं। तभी कांग्रेस, कानपुर की दुर्दशा आपको दिख नहीं रही, जगह जगह सड़क खुदी, जगह गंदगी, पानी जरा सा बरस जाता है, पूरे पूरे तालाब बन जाते हैं, स्विमिंग पूल बन जाते हैं। अभी कुछ बाकी रह गया क्या? जी। आपने अपने प्रश्न का खुद ही जवाब दे दिया। जी, जी। आपसे अगर पूछा जाए कि 18 से 22 साल के बच्चों को पॉलिटिक्स जॉइन करने को, वो आपको पूछें कि मैं जॉइन करूं एज अ मेंटोर कि ना करूं, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे? वो जॉइन करें पॉलिटिक्स या ना करें? देखिए, एक बहुत पुराने पॉलिटिकल थिंकर ने कहा था, जी। इफ गुड पीपल आर नॉट रेडी टू एंटर इनटू पॉलिटिक्स, दे शुड बी रेडी टू बी गवर्न बाय बैड पीपल। जी। अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आते तो वो फिर बुरे लोगों से संचालित होने के लिए तैयार रहें। जी। तो हर अच्छे व्यक्ति, राजनीति आप आज गंदे तरह से, आप राजनीति और कूटनीति में अंतर है। राजनीति माने राज्य की नीति बनाने के लिए, आप देश की तरक्की में अपना योगदान, मैं राजनीति को मानता हूं देश की तरक्की में योगदान। बिल्कुल। हर नागरिक को जो भी थोड़ा सा सक्षम है, सबल है और कॉन्शियस है और देश के प्रति समर्पित है, उसको राजनीति में आना चाहिए। जी। भाई राजनीति क्या है? आप देश को संचालित करने के लिए कर रहे देश हैं। सेवा, समाज। देश, शहर, प्रदेश, मोहल्ला, यही तो है। जी। जो जब वार्ड का चुनाव होता है जी। तो मोहल्ले की राजनीति होती है। जी। उसमें मोहल्ले, राजनीति क्या है? राज्य को संचालित करने की नीति। जी। तो वो वार्ड लेवल पे है तो पार्षदी का चुनाव हो रहा है, प्रदेश लेवल पे है तो विधायक का चुनाव हो रहा है, देश लेवल पे है तो सांसदी का चुनाव हो रहा है। और 18 से 22 जो भी थोड़े से भी कॉन्शियस लोग हैं, चाहे वो 18 से हों चाहे वो 88 के हों, जी। उनको राजनीति में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। ज़रूर देना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से समाज सेवा ज़रूर करनी चाहिए। जैसा कि आप कानपुर के काफ़ी जाने-पहचाने चर्चित लोगों में से एक हैं। आप पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, बाद में आपने लोकसभा का भी चुनाव लड़ा। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपको पूरा कानपुर जानता था, तो आपकी जीत ना होकर जिसको कानपुर बिल्कुल पहचानता भी नहीं था, उनकी जीत हुई, तो ये क्या पार्टी का कुछ एक रोल था या फिर आपका जनता की सेवा करने में कुछ कमी रह गई थी या वो कमी थी? थोड़ा-सा बताएँगे प्लीज़ आप मुझे? देखिए ऐसा है, मोदी जी यहाँ पर आए चुनाव में, जी। 2 बार योगी जी आए, जी। अमित शाह 2 बार आए मेरे चुनाव के दौरान। जी। 4,22,000 वोट मिला आपको? जी, जी। और 20,000 मतों से मैं पीछे रह गया। ओके। तो बहुत 12 राउंड मैं जीता, 13 राउंड वो जीते। 49 पॉइंट कुछ परसेंट वोट हमको मिला, 49 पॉइंट कुछ परसेंट उनको वोट मिला। ओके। तो कोई बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं था। जी। और सन 47 से 4,22,000 वोट कांग्रेस को मिला नहीं आज तक। ओके। तो जनता ने तो भरपूर स्वीकारा। जी। लेकिन हमारे यहाँ वो अंधभक्तों की कमी नहीं है, उनको धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अभी 4,22,000 को समझ में आया था, अगली बार हो सकता है 6 लाख को समझ में आ जाए। तो और ये चुनाव होता है, आपने ऐसा कैसे कह दिया कि जनता ने मुझे पसंद नहीं किया? जनता ने मुझे भरपूर पसंद किया और भरपूर प्यार दिया। आप मेरे साथ अभी गाड़ी में बैठिए,
जी, कितने लोग मुझे आपको नमस्कार करते मिलेंगे, कितने लोग आज की तारीख में जी, हारे हुए को कोई पूछता नहीं है। जी, और मैं डेली ऑन एन एवरेज 5-6 जगह जाता हूँ। जी, जो चुने गए हैं वो क्या एक जगह भी जाते हैं? ज़रा उनकी फ़ेसबुक देख लीजिए, हमारी फ़ेसबुक देख लीजिए। जी, उनके प्रति आज भी लोगों के अंदर सहानुभूति है मेरे प्रति। फिर बहुत सी जगह तो ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव फ़ेयर नहीं था। मैं अपने मुँह से नहीं कहना चाहता। नहीं तो आदमी कहता है हार गए तो खिसिया के कह रहे हैं कि वाह! ये तो खिसियानी बिल्ली कम्बा नोचे। मैं ये तो नहीं कहना चाहता। लेकिन बहुत लोग कहते हैं मैं 3 बजे तक मैं चुनाव जीत रहा था, 5 बजे चुनाव हार गया। तो ये कोई मापदंड नहीं है। अब्राहम लिंकन, नाम सुना है आपने? जी, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जी, 7 बार लगातार चुनाव हारे थे और 8वीं बार वो देश के सीधे राष्ट्रपति बन गए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं हार रहा हूँ तो मैं राष्ट्रपति बन जाऊँगा, इसका मतलब इससे मत जोड़ लीजिएगा। जी, लेकिन हार और जीत ईश्वर के हाथ में है। जी, आपने जितने काम जीवन में किए सब सफल हुई हैं आप, कभी फेल नहीं हुई हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पारस नहीं है, जो छुआ वो सोना हो गया? जी, फिर मैंने आपसे कहा ना, जो मैंने चाहा वो मुझे मिला नहीं, जो मुझे मिला, जो मैं चाहता था उससे अच्छा मिला। कहाँ ₹600 महीने की नौकरी और कहाँ इतने सारे स्कूल। तो ईश्वर ने दिया है, हर चीज़ हर एक को नहीं मिलती। ईश्वर ने मुझे किसी तरफ बढ़ाया है और क्या मैं कभी-कभी सोचता हूँ क्या ईश्वर सब कुछ मुझे ही दे देगा, किसी और को कुछ नहीं देगा? चुनाव है, जनता चुनती है, जनता ने बहुत अच्छा 3 विधानसभा मैं जीता, 2 विधानसभा वो जीते। जी, तो उन्हें तो इस्तीफ़ा देना चाहिए कि वो 3 विधानसभा जीत गए, हम तो 2 ही जीते। तो ये कोई बात नहीं हुई। इसलिए ये कहना जनता ने भरपूर प्रेम दिया, जनता ने भरपूर प्यार दिया, आज भी जनता को सहानुभूति है। मैं जहाँ जाता हूँ, कहता ब लोग कहते मिलते हैं, भाई साहब आपके साथ हमें लगता है चुनाव फ़ेयर नहीं था। मैं उनसे हमेशा कहता हूँ, नहीं, जो ईश्वर करता है अच्छा करता है, इसमें भी मेरी कोई अच्छाई छिपी है। तो मापदंड अपने-अपने हैं, सोच अपनी-अपनी है, नज़रिया अपना-अपना है। मेरा ये मानना है, जी, मैं चुनाव हारा हूँ, लेकिन मैंने दिल जीते हैं। जी, एक 2 लाइनें आपको सुना देता हूँ उसके लिए। मंजिलें बहुत सी हारी हमने, जी, कदम हारे नहीं मेरे, मैं जिस मंजिल से गुज़रा हूँ, वो मंजिल याद करती है। वाह, वाह! क्या बात है, बहुत बढ़िया लाइन्स है। लास्ट क्वेश्चन आपसे एक पूछना चाहेंगे कि नेक्स्ट 2029 में क्या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अगर लड़ेंगे तो इस बार क्या नई योजनाओं के साथ देखिए स्ट्रैटेजी तो यहाँ भी अपनाएँ? स्ट्रैटेजी तो मैं यहाँ बताता नहीं, पब्लिक में बताई नहीं जाती नई योज तो भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा कुछ आप आप बोल लीजिए, मुझे बोलने दें। जी, स्ट्रैटेजी कोई बताता नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 2029 में हमारी पार्टी डिसाइड करेगी कि मुझे क्या करना है। मैं अभी कुछ नहीं कहा हाँ, मैं ज़रूर चुनाव लड़ना चाहता हूँ, इसमें कोई दो संशय नहीं है। लेकिन अल्टीमेट डिसीज़न पार्टी का होता है, पार्टी जो फैसला करेगी वो किया जाएगा। तीसरी चीज़ क्या अपने में क्या आप बेहतर आप म मतलब आप ये पूछना चाहती हैं कि क्या ऐसा करेंगे कि आप चुनाव जीत जाएँ? हर वो काम करूँगा जो जो जायज़ है जो और आपने पिछले चुनाव जो जायज़ है, देखिए नाजायज़ नहीं प बहुत एम्फसिस मैं दे रहा हूँ, जो जायज़ है जी, और जो जायज़ है और चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी है, वो हर कार्य करूँगा और वो किया भी है। देखिए, मैं थोड़ा साफ-सुथरा अपना व्यक्तित्व रखता हूँ, मैं पढ़ा-लिखा आदमी हूँ, ना मैं सुना जाता है कि मैंने तो कभी ये सब किया नहीं कि वो शराब बाँटी और ये बाँटा और वो ये सब अपना काम करते नहीं हैं। मेरा बड़ा साफ-सुथरा चरित्र है, साफ-सुथरा चेहरा है और मैं उस साफ-सुथरे चरित्र और चेहरे और चाल-चलन के हिसाब से कोई कसर नहीं छोड़ूँगा कि मैं चुनाव जीतूँ, अगर मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया। जी। जैसा कि आपने बोला कि आपका राजनेता नहीं बोला, नेताजी शब्द एक गाली है, तो आपने बोला समाज सेवी। तो समाज सेवी हैं आप और बहुत अच्छी बात है समाज सेवा करना। मैं आप पार्टी में अभी मतलब आपकी पार्टी अभी एक्टिव पार्टी में नहीं है। आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं? थोड़ा-सा बताना चाहेंगे? ये मेरी पार्टी भी एक्टिव है, मैं भी एक्टिव हूँ, लेकिन समाज सेवा की जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए अपने मुँह से अब मियाँ मिट्ठू बनना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं बता देता हूँ। देखिए एक मेरी अंतिम यात्रा की गाड़ी चलती है, जी, वो पूरे कानपुर में कोई भी मँगा सकता है, निःशुल्क है पूर्णतया
और बहुत से लोग उसका उपयोग करते हैं और दिन भर वो मेरी गाड़ी चलती है। जी। हमने गुरुद्वारों में और स्वर्गाश्रम है दक्षिण कानपुर में, वहाँ पर फ्रीज़र दे दिए हैं डेड बॉडी के लिए। मैंने वाटर कूलर लगा रखे हैं, कम से कम हर साल में 2 वाटर कूलर, 1 फ्रीज़र, और अभी तो एक अंतिम यात्रा की गाड़ी है, एक इस साल और अंतिम यात्रा की गाड़ी चालू करने का है। जी। और मैंने बहुत तीर्थ यात्राएं कराई हैं लोगों को और मुझे बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद मिला है। जी। मेरी कम से कम 70-80 बसें गई हैं विभिन्न क्षेत्रों में तीर्थ यात्रा के लिए। राम मंदिर भी गई, अयोध्या, चित्रकूट भी गई हैं, बनारस भी गई। जी। तो मेरा शौक है और ये यात्रा अभी थोड़ी दिक्कत हो गई थी इसलिए बंद कर दी है, ये पुनः चालू होगी। जी। और ये काम मेरे चलते रहते हैं इस तरह के। मैं स्कूल में भी आपको एक बात बता दूं, अगर कोई बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा होता है, जी। उसके अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाती है अगर, जी। तो हम उसे निःशुल्क 12वीं तक पढ़ाते हैं। एक तरीके का एजुकेशनल इंश्योरेंस है। या हमारे यहाँ कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई में बहुत मेधावी है, जी। या ऐसा कोई बच्चा है जो कल्चरल एक्टिविटी में बहुत अच्छा है, या गेम्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर का बच्चा है और उसको फीस देने में दिक्कत है, जी। तो ऐसे बच्चे को पढ़ाने का कार्य दिल्ली पब्लिक स्कूल जो हमारी संस्था है वो करती है। तो इस तरह के हम छोटे मोटे काम, लोगों को इलाज कराना, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर जिसकी यथासंभव मदद कर पाना, जी। करने की कोशिश करते हैं। यद्यपि मैं ये किसी निधि से नहीं करता, समाज सेवा। ये समाज सेवा तो सब तरह की है, लेकिन ये मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने संसाधनों से करके लोगों के लिए कर सकूं। और वो उसकी वजह है, समाज ने मुझे इतना दिया है तो समाज को कुछ लौटाना चाहिए। तो उस लौटाने की जो एक अंदर से सोच है, उसके तहत ये सब काम मैं करता रहता हूँ और उम्मीद है ईश्वर मुझे और सद्बुद्धि देगा और सक्षम बनाएगा, जिसमें इस तरह के और मैं कार्य ऐसे कर सकूं कि मैं इस समाज के काम आ सकूं। बहुत प्यार दिया मुझे समाज ने, इतना लोगों ने 4,22,000 वोट दिया पिछले चुनाव में, कम नहीं होता। आज भी जहाँ जाता हूँ ढेर सारा प्यार मिलता है, तो लौटाने की जिम्मेवारी तो मेरी भी है। मैं कोशिश करता हूँ किसी को अगर कहीं कोई दिक्कत है, वो रात को 2 बजे भी मुझे याद करता है, तो उसकी ड्योढ़ी पे माथा टेकने में मुझे गर्व महसूस होता है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि कानपुर का एक एक शख्स खुशहाल हो और उसकी खुशहाली में अगर मैं किसी तरह काम आ सकूं, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। जी। तो दोस्तों, आज के द प्रीति रंजन पॉडकास्ट के ओपन और बेबाकी से सारे जवाबों जो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब दिया, तो उसका तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मेरे सारे क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से जवाब दिया। बिल्कुल जो आपको लगा सच्चाई के साथ आपने क्वेश्चंस का आंसर किया और आप आए मेरे स्टूडियो में, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत आभार, शुक्रिया आपका आने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू, आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।